कार्तिक के दुबई जाने के बाद शुरू शुरू में सब कुछ सामान्य ही लगा था। दीपिका ने अपने आंचल में छुपे आंसुओं के साथ मुस्कान ओढ़ ली थी और कावेरी जी ने बेटे के माथे पर हाथ रखकर बस इतना कहा था, जल्दी लौट आना बेटा, ये घर तेरे बिना सूना लगेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि ये विदाई कुछ महीनों की नहीं बल्कि सालों की खामोशी बन जाएगी। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक दीपिका हर दिन फोन की घंटी का इंतजार करती रही। हर अनजान नंबर देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगता, लेकिन धीरे धीरे वो इंतजार बोझ बन गया। एक दिन, 2 दिन, फिर हफ्ते बीते और कार्तिक का कोई फोन नहीं आया। दीपिका की रातें करवट बदलते हुए कटने लगी। कभी उसे लगता कि कार्तिक बहुत व्यस्त होगा, कभी डर लगता कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। वो अपनी सास कावेरी जी के सामने मजबूत बनने की कोशिश करती, लेकिन माँ की आंखें बेटे को याद करके हर रोज भीग जाती थी। कावेरी जी अक्सर कार्तिक के कमरे में जाकर उसके कपड़ों को छूती, उसकी अलमारी खोलकर उसकी चीजें संवारती, मानो ऐसा करने से बेटा लौट आएगा। दीपिका और कावेरी जी सास बहू कम और दो दुख साझा करने वाली स्त्रियां ज्यादा लगती थी। एक दूसरे के आंसू पोंछते पोंछते दोनों ही भीतर से टूटती जा रही थी। इधर दुबई में कार्तिक की जिंदगी बिल्कुल अलग मोड़ ले चुकी थी। हालात ने उसे एक बड़ी कोठी में खाना बनाने का काम दिलवा दिया था। बाहर से वो जगह किसी सपने जैसी लगती थी, लेकिन अंदर का सच बहुत कड़वा था। उस कोठी की मालकिन की नज़र कार्तिक पर कुछ ज़्यादा ही टिकने लगी थी। पहले काम के बहाने, फिर अकेलेपन का सहारा लेकर, और धीरे धीरे उसने कार्तिक को अपने जाल में फंसा लिया। वो न सिर्फ उसे मानसिक रूप से दबाने लगी, बल्कि चालाकी से उसके सारे संपर्क भी खत्म कर दिए। कार्तिक जब भी घर फोन करने की बात करता, कोई न कोई बहाना खड़ा कर दिया जाता। कभी काम का दबाव, कभी धमकी, कभी भावनात्मक ब्लैकमेल। कार्तिक हर दिन अंदर ही अंदर घुटता रहा। उसे अपनी माँ का रोता चेहरा और दीपिका की चिंतित आंखें याद आती, लेकिन वो बेबस था। ना पासपोर्ट उसके पास था, ना आज़ादी। साल दर साल बीतते गए और भारत में दीपिका ने हर त्योहार, हर खुशी, हर दुख अकेले झेला। समाज के सवाल, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट और भविष्य की चिंता, सब कुछ उसने चुपचाप सहा। कावेरी जी की सेहत भी बेटे की याद में कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन किस्मत ने अभी आखिरी फैसला नहीं किया था। दुबई की चमक दमक बाहर से जितनी भव्य लगती थी, कार्तिक की जिंदगी भीतर से उतनी ही अंधेरी हो चुकी थी। जिस कोठी में वो खाना बनाने का काम करता था, उसकी दीवारें बहुत ऊंची थी, फाटक भारी लोहे का था और नियम इतने सख्त कि सांस लेने में भी डर लगता। मालकिन की निगरानी हर समय उस पर टिकी रहती। पहले पहल उसने मीठे शब्दों और सहानुभूति से कार्तिक को अपने करीब खींचा। तुम बहुत अच्छे हो, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं हूं ना। धीरे धीरे वही सहानुभूति आदेशों में बदल गई। फोन मांगने पर तिरछी मुस्कान मिलती, घर की बात छेड़ने पर काम बढ़ा दिया जाता। एक दिन तो उसने कार्तिक का पासपोर्ट भी सुरक्षा के नाम पर अपने पास रख लिया। उसी पल कार्तिक समझ गया कि वो परदेश में नहीं, कैद में है। दिन भर रसोई की गर्मी, रात को अकेले कमरे की ठंडी दीवारें, यही उसका संसार बन गया। कई बार आधी रात को उसकी आंख खुलती और उसे माँ की आवाज़ सुनाई देती, बेटा ठीक तो है ना। वो तकिए में मुंह छिपा कर रो पड़ता। दीपिका का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता। उसे लगता जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आवाज़ दूर कहीं खो जाती। हर बीतते महीने के साथ कार्तिक का आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। वो चाह कर भी घर फोन नहीं कर पाता, और जब करता तो कोई न कोई बहाना बनाकर उसे रोक दिया जाता। मालकिन की चालाकी ये थी कि वो उसे डर और एहसान दोनों में बांध कर रखती थी। इधर भारत में दीपिका की जिंदगी भी आसान नहीं थी। हर सुबह वो कावेरी जी के साथ पूजा में बैठती, दिए की लौ को देखकर मन ही मन प्रार्थना करती, बस एक बार उसका फोन आ जाए। कावेरी जी की आंखें अब जल्दी भर आती थी। बेटे की तस्वीर से बात करते करते उनका गला रूंध जाता। दीपिका ने घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली थी। रिश्तेदारों के सवाल
अब तक कोई खबर नहीं। उसे बहुत चुपते थे, लेकिन वो मुस्कान ओढ़े सब सह जाती। सास बहू एक दूसरे का हाथ थामे रहती, जैसे डरती हूँ कि कहीं ये सहारा भी छूट ना जाए। समय यूं ही खिसकता रहा। 8 सालों की लंबी दूरी ने दोनों ओर की उम्मीदों को लगभग बुझा दिया था, लेकिन किस्मत ने परदेश की उसी कोठी में एक छोटी सी खिड़की खोल दी। एक दिन बाजार से सामान लाते हुए कार्तिक की मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई, जिसकी आंखों में अपनापन था। उन्होंने कार्तिक की थकी हुई देह और बुझी निगाहें देख ली। थोड़ी सी बातचीत में ही कार्तिक का दर्द बाहर आ गया। वो पहली बार किसी अजनबी के सामने खुलकर रोया। उस बुजुर्ग ने चुपचाप उसकी बात सुनी और बस इतना कहा, हर कैद का एक रास्ता होता है बेटा। उसी दिन से कार्तिक के भीतर सोई उम्मीद ने करवट ली। डर अब भी था, लेकिन कहीं न कहीं एक विश्वास जन्म लेने लगा था कि शायद वो दिन दूर नहीं जब वो माँ की गोद और पत्नी के आंचल में फिर से सिर रख पाएगा। उधर भारत में दीपिका ने भी मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो हार नहीं मानेगी। दोनों तरफ अंधे की डोर खिंच रही थी, जो टूटने से पहले मिलने की तैयारी कर रही थी। उस बुजुर्ग ने मिलने के बाद कार्तिक की रातों की नींद पहली बार बदली थी। डर अब भी था, लेकिन उसके भीतर एक हल्की सी गर्माहट भर गई थी, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। अगले कुछ दिनों तक वो बाजार जाने के बहाने उसी जगह से गुजरने लगा जहां वो बुजुर्ग मिला था। तीसरे दिन वे फिर आमने सामने आए। इस बार बुजुर्ग ने खुद ही पूछा, बेटा घर की बहुत याद आती है ना? इतना सुनते ही कार्तिक की आंखें छलक पड़ी। उसने झुकी निगाहों से अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे फोन तक छीन लिया गया, कैसे पासपोर्ट बंद अलमारी में कैद है, और कैसे हर दिन वो अपने ही वजूद से हारता जा रहा है। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना और गहरी सांस लेकर कहा, डर तुम्हें रोक रहा है, पर सच ये है कि अगर तुमने अब आवाज नहीं उठाई तो ये कैद कभी खत्म नहीं होगी। उन्होंने उसे समझाया कि अकेले में नहीं, सही लोगों तक पहुंचकर ही रास्ता निकलेगा। उन्होंने एक पर्ची पर एक नाम और पता लिखा, ऐसे लोगों का जो परदेश में फंसे मजदूरों की मदद करते थे। कार्तिक ने पर्ची को ऐसे थामा जैसे कोई अमूल्य धरोहर मिल गई हो। पहली बार उसे लगा कि वो सचमुच घर लौट सकता है, लेकिन इसी बीच कोठी में हालात और सख्त हो गए। मालकिन को जैसे भनक लग गई हो कि कार्तिक के भीतर कुछ बदल रहा है। उसके काम पर छोटी छोटी गलतियां निकालकर उसे अपमानित किया जाने लगा। कभी जोर से चिल्लाना, कभी खाना फेंक देना, सब कुछ उसे तोड़ने के लिए था। एक दिन उसने साफ शब्दों में कहा, तुम यहाँ रहोगे जैसे मैं चाहूंगी, घर वर भूल जाओ। वो धमकी कार्तिक के दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन अब वो पूरी तरह टूटने को तैयार नहीं था। वो चुप रहा, पर भीतर ही भीतर उसने तय कर लिया, अब और नहीं। भारत में भी बदलाव की हवा चलने लगी थी। दीपिका ने कई महीनों की चुप्पी के बाद पहली बार किसी से मदद मांगने का साहस किया। उसने अपने मायके वालों को पूरी सच्चाई बताई। पहले तो सबने उसे धैर्य रखने को कहा, लेकिन जब उसने कावेरी जी की बिगड़ती तबीयत का जिक्र किया तो सब गंभीर हो गए। दीपिका ने यह भी तय किया कि वो सिर्फ इंतजार नहीं करेगी, वो कार्तिक की तलाश करेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उस रात उसने पहली बार रोते हुए भी मन में दृढ़ता महसूस की। उधर कार्तिक ने बुजुर्ग की बताई पर्ची को छुपा कर रखा और सही मौके का इंतजार करने लगा। हर कदम पर डर था पकड़े जाने का, सजा का, लेकिन माँ की तस्वीर और दीपिका का चेहरा उसे आगे बढ़ाते रहे। उसे अब समझ आ चुका था कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन रिश्तों की है जिन्होंने 8 साल तक उसका इंतजार किया है। परदेश की कैद के बीच से निकलने का रास्ता खुलने लगा था और भारत में इंतजार करने वाले दिलों ने भी चलना सीख लिया था। दोनों दिशाओं से उठती कोशिशें धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी, और यही मिलन आने वाले तूफान की भूमिका बनने वाला था। कार्तिक को अब हर पल ऐसा लगता था जैसे उसकी सांसों पर भी किसी और का अधिकार हो। कोठी की दीवार पहले से ज्यादा ऊंची और तंग लगने लगी थी। मालकिन की निगाहें हर समय उस पर जमी रहती, मानो वो उसके मन की हलचल पढ़ चुकी हूँ। फिर भी कार्तिक ने ठान लिया था कि अब वो सिर्फ सहता नहीं रहेगा।
एक शाम जब उसे बाजार से सब्जी लाने भेजा गया, उसने दिल थाम कर वही रास्ता चुना जहां उस बुजुर्ग ने मदद का वादा किया था। हर कदम पर डर था कि कहीं कोई देख ना ले, लेकिन उसके भीतर की आग अब डर से बड़ी हो चुकी थी। उसने उस पते पर पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खटखटाया, सामने खड़े आदमी की आंखों में अपनापन देख उसकी आंखें भर आई। उसने हकलाते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी, कैसे वो सालों से फंसा हुआ है, कैसे उसे घर फोन तक करने नहीं दिया जाता। उस आदमी ने उसे शांत किया और भरोसा दिलाया कि वो अकेला नहीं है। उन्होंने समझाया कि इस लड़ाई में समय और धैर्य दोनों लगेंगे, लेकिन अगर वो सच में घर लौटना चाहता है तो अब पीछे नहीं हटना होगा। कार्तिक ने पहली बार किसी के सामने सिर उठाकर कहा, मैं बस अपनी माँ और पत्नी के पास लौटना चाहता हूँ। इधर कोठी में मालकिन का व्यवहार और कठोर हो गया था। उसे कार्तिक की गैर हाजिरी पर शक हुआ और उसने गुस्से में उसे रात भर काम में झोंक दिया। थकान से टूटता शरीर और तानों से छलनी मन, कार्तिक को लगा जैसे वो फिर से हार जाएगा। लेकिन उसी रात उसने अपनी माँ की कांपती उंगलियों और दीपिका की भीगी आंखों की कल्पना की और भीतर कहीं से ताकत लौट आई। वो जान गया कि ये दर्द अस्थायी है, लेकिन हार मान लेना स्थायी पछतावा बन जाएगा। भारत में दीपिका ने भी चुप बैठना छोड़ दिया था। उसने कार्तिक के पुराने दोस्तों और जान पहचान वालों से संपर्क करना शुरू किया। कई जगहों से निराशा हाथ लगी, लेकिन एक छोटी सी जानकारी ने उसे उम्मीद दी। किसी ने बताया कि कार्तिक को आखिरी बार दुबई के एक इलाके में काम करते सुना गया था। ये खबर सुनते ही दीपिका ने कावेरी जी के पैरों में बैठकर कहा, माँ, अब मुझे भरोसा हो गया है कि वो जिंदा है। कावेरी जी की आंखों में पहली बार बरसों बाद चमक लौटी। दिन बीतते गए और कार्तिक की कोशिशें रंग लाने लगी। मदद करने वाले लोग चुपचाप उसके कागजात और हालात पर काम करने लगे। हर नई जानकारी के साथ उसका दिल तेज धड़कता, लेकिन अब ये धड़कन डर की नहीं, आज़ादी की चाह की थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था, चाहे कितने भी मुश्किल आए, वो इस बार पीछे नहीं हटेगा। इस बीच मालकिन को जैसे यकीन हो गया कि कार्तिक उसके हाथ से फिसल रहा है, उसने एक आखिरी चाल चलने की ठानी। ऐसी चाल जो कार्तिक की हिम्मत को पूरी तरह तोड़ सकती थी। उधर भारत में दीपिका भी एक बड़े फैसले की दहलीज पर खड़ी थी। मालकिन की आंखों में अब पहले जैसी बनावटी नरमी नहीं थी। वहां केवल शक, गुस्सा और अधिकार की भूख बची थी। उसे यकीन हो चुका था कि कार्तिक कुछ छुपा रहा है। एक रात उसने जानबूझकर कार्तिक को अपने कमरे में बुलाया और मीठे लहजे में कहा, तुम थक गए हो, बैठो, आज बात करते हैं। लेकिन उस मिठास के पीछे जहर छुपा था। उसने कार्तिक को लालच दिया, बेहतर जिंदगी, पैसे ज़्यादा और सुरक्षित भविष्य, बशर्ते वो भारत और अपने पुराने रिश्तों को हमेशा के लिए भूल जाए। कार्तिक ने पहली बार साफ शब्दों में कहा। बस उसी पल मालकिन का चेहरा बदल गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, फिर याद रखना, यहाँ से निकलना आसान नहीं होता। अगले ही दिन कार्तिक की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी गई। उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया, काम के घंटे बढ़ा दिए गए और बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। वो समझ गया कि ये आखिरी साजिश है, उसे तोड़ देने की, डरा कर झुका देने की। कई रातें वो जागता रहा और सोचता रहा कि क्या उसकी कोशिशें यहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर उसे वो बुजुर्ग याद आया और वे लोग भी, जिन्होंने चुपचाप उसके लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया था। वो जानता था, अगर अब डरा तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इधर भारत में दीपिका का धैर्य भी जवाब देने लगा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। लगातार 8 सालों से वो सिर्फ इंतजार कर रही थी, लेकिन अब इंतजार बोझ बन चुका था। उसने साहस करके एक बड़ा फैसला लिया। उसने आधिकारिक रास्तों से मदद लेने की ठानी। कई दफ्तरों के चक्कर काटे, कई बार निराशा मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कावेरी जी हर सुबह भगवान के सामने दीपक जलाती और बस एक ही प्रार्थना करती, मेरे बेटे को घर लौटा दो। दीपिका उनकी इस आस्था को अपनी ताकत बना चुकी थी। उधर दुबई में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके थे। एक दिन मालकिन ने कार्तिक के सामने साफ धमकी रख दी, अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसे ऐसे फंसाया जाएगा
कि कभी भारत का मुंह भी नहीं देख पाएगा। वो पल कार्तिक की जिंदगी का सबसे कठिन पल था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज गूंज रही थी, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसी रात उसने चुपचाप उन लोगों से संपर्क किया जिन्होंने मदद का वादा किया था। योजना बन चुकी थी, खतरनाक लेकिन संभव। कार्तिक जानता था कि अगर ये योजना नाकाम हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर भी उसने मन ही मन माँ और दीपिका से माफी मांगी और खुद से वादा किया कि चाहे जो हो वो कोशिश जरूर करेगा। भारत में उसी रात दीपिका को एक छोटी सी खबर मिली, कार्तिक से जुड़ा एक नया सुराग जो साबित करता था कि वो अब भी किसी के कब्जे में है। ये खबर उसके लिए दर्द भी थी और उम्मीद भी। उसने कावेरी जी का हाथ थाम कर कहा, माँ अब सब बदलने वाला है। दुबई की उस रात में अजीब सी खामोशी थी। कोठी के लंबे गलियारों में सिर्फ दीवार, घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। कार्तिक ने रसोई में आखिरी बार चाकू चम्मच सहेजी, मानो हर चीज से विदा ले रहा हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हथेलियां पसीने से भीगी थी, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा घर लौटने की जिद थी। उसने अपने कमरे में जाकर माँ की तस्वीर को माथे से लगाया और दीपिका का नाम मन ही मन दोहराया, अगर आज बच गया तो जिंदगी भर तुम्हारा रहूंगा। योजना बेहद साधारण थी पर जोखिम से भरी थी। आधी रात के बाद सुरक्षा ढीली पड़ती थी। उसी वक्त उसे पिछली गली से निकलकर तय जगह तक पहुंचना था, जहां मदद करने वाले लोग इंतजार करने वाले थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कदमों की आहट ने उसकी सांस रोक दी। कुछ पल ऐसे लगे जैसे वक्त ठहर गया हो। उसने दीवार से सटकर खुद को छुपाया और जब रास्ता साफ दिखा तो बिना पीछे देखे चल पड़ा। हर मोड़ पर उसे लगता मालकिन की आवाज सुनाई दे रही है, हर साया उसे पकड़ लेने को तैयार है। लेकिन किस्मत ने उस रात साथ दिया। तय जगह पर पहुंचते ही उसे एक गाड़ी दिखी। दरवाजा खुला और वही अपनापन, जल्दी बैठो। गाड़ी चल पड़ी। कार्तिक ने पहली बार खुलकर सांस ली, पर राहत अभी पूरी नहीं थी। कुछ ही दूर जाकर गाड़ी को रोकना पड़ा। रास्ते में चेकिंग थी, दिल मुंह को आ गया। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ सवाल जवाब हुए, कागज देखे गए और फिर गाड़ी आगे बढ़ गई। वो 1 मिनट उसे बरसों जितना लंबा लगा। सुबह होने से पहले कार्तिक सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका था। थका हुआ शरीर कुर्सी पर ढह गया, आंखों से आंसू बहने लगे। डर, दर्द और राहत सब एक साथ। वही पहली बार उसे फोन मिला। उंगलियां कांप रही थी लेकिन उसने नंबर मिलाया। भारत में दीपिका ने जब घंटी सुनी तो दिल जैसे रुक गया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। दीपिका, मैं कार्तिक। शब्द पूरे होने से पहले ही दोनों रो पड़े। कावेरी जी ने फोन छीना और बस यही कह पाई, बेटा जिंदा है तू। उस एक कॉल ने 8 साल की खामोशी तोड़ दी। इधर मालकिन को जब सच्चाई पता चली तो कोठी में तूफान आ गया। आरोप प्रत्यारोप हुए, गुस्सा फूटा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कार्तिक अब उसके दायरे से बाहर था। अगले कुछ दिनों में औपचारिकताएं पूरी की गईं। कागजात, बयान, इंतजार, हर दिन भारी था पर उम्मीद अब मजबूत हो चुकी थी। दीपिका हर सुबह फोन का इंतजार करती और हर रात शुक्रिया अदा करती। कावेरी जी की सेहत में जैसे जान लौट आई थी। वे बेटे के लौटने की तारीख गिनती और फिर वो दिन आया। हवाई अड्डे के दरवाजे खुले, कार्तिक बाहर निकला। थोड़ा दुबला, आंखों में थकान, पर चेहरे पर घर लौटने की चमक थी। कावेरी जी ने उसे गले लगाया तो समय जैसे थम गया। दीपिका के आंचल में वर्षों का दर्द घुलकर बह निकला। कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ सुकून था। घर की दहलीज पर कदम रखते ही कार्तिक की आंखें भर आई। वही दीवारें, वही आंगन, वही तुलसी का पौधा, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन हवा में वर्षों का दर्द घुला हुआ था। कावेरी जी ने बेटे की आरती उतारी, माथे पर टीका लगाया और फिर जैसे ही उसकी कलाई थामी, उनकी उंगलियां कांप गई। इतना दुबला कैसे हो गया मेरा बेटा? उनकी आवाज में ममता के साथ अपराध बोध भी था, मानो वे खुद को दोष दे रही हूं कि उसे परदेश क्यों जाने दिया। दीपिका चुपचाप खड़ी थी, आंखों में आंसू और होठों पर संयम था। वो जानती थी ये खुशी का पल है, पर इसके भीतर दबा सच अब बाहर आने वाला है। पहली रात किसी को नींद नहीं आई। कार्तिक कमरे में बैठा रहा,
दीवार पर टंगी घड़ी को देखता रहा। हर टिक उसके भीतर के सालों को गिनाती लग रही थी। दीपिका उसके पास बैठी, बिना सवाल किए उसका हाथ थामी। कावेरी जी बाहर आंगन में बैठकर भगवान का धन्यवाद करती रही। देर रात कार्तिक ने गहरी सांस ली और बोला, अब सब सुनना पड़ेगा। उसकी आवाज भारी थी, जैसे शब्दों का वजन उसके सीने पर रखा हो। उसने धीरे धीरे सब बताया। कोठी की कैद, पासपोर्ट का छिन जाना, फोन तक न करने देने की साजिश, और वो डर जो हर दिन उसे खा जाता था। उसने ये भी बताया कि कैसे कई बार उसने हार मानने का सोचा, कैसे उसे लगा कि वो कभी घर नहीं लौट पाएगा। कावेरी जी बीच बीच में सिसकियां रोकती रहीं और दीपिका की आंखों से आंसू बिना आवाज के बहते रहे। जब कार्तिक ने कहा, माँ मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो, तो कावेरी जी ने उसे सीने से लगा लिया। माफी कैसी बेटा, तू लौट आया यही बहुत है। फिर दीपिका ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे समाज के सवालों ने उसे तोड़ा, कैसे हर त्योहार सूना बीता, कैसे उसने अकेले घर संभाला और कावेरी जी की दवाइयों से लेकर जिम्मेदारियों तक सब उठाया। उसने ये भी स्वीकार किया कि कई बार वो अंदर से टूट गई थी, लेकिन हर बार कार्तिक की याद ने उसे संभाल लिया। कार्तिक चुपचाप सुनता रहा। हर शब्द उसके दिल पर चोट करता गया। उसे एहसास हुआ कि परदेश की कैद सिर्फ उसकी नहीं थी, यहाँ भी दो जिंदगियां उसी कैद में जी रही थी। अगले दिन घर में रिश्तेदार आए, खुशी के साथ सवाल भी आए, अब आगे क्या, काम का क्या होगा, सेहत ठीक है। कार्तिक ने महसूस किया कि वापसी सिर्फ भावनात्मक नहीं, व्यवहारिक भी है। उसकी सेहत कमजोर थी, आत्मविश्वास को समय चाहिए था। दीपिका ने ठान लिया कि अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। कावेरी जी ने बेटे के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। हर निवाला जैसे धुआं बनकर उतर रहा था। धीरे धीरे घर की रफ्तार बदली, हंसी लौटी पर साथ में सावधानी भी। रात को दीपिका अक्सर कार्तिक का हाथ थाम कर पूछती, डर तो नहीं लगता? और कार्तिक हर बार ईमानदारी से कहता, लगता है, पर अब तुम दोनों साथ हो। ये साथ ही उसकी दवा बन रहा था। वो जान गया था कि सच का बोझ हल्का नहीं होता, लेकिन उसे बांट लेने से सहा जा सकता है। कार्तिक के लौट आने से घर में रौनक तो लौट आई थी, लेकिन उसकी देह और मन अब भी बीते 8 सालों का बोझ ढो रहे थे। सुबह उठते ही उसे सिर भारी लगता, हाथों में अजीब सी कमजोरी रहती। कई बार रात को नींद टूट जाती और वो हड़बड़ा कर उठ बैठता, जैसे फिर से उसी कोठी में कैद हो गया हो। दीपिका ये सब चुपचाप देखती रहती। वो जानती थी कि ये घाव दिखते नहीं हैं, लेकिन सबसे गहरे होते हैं। वो बिना कुछ कहे उसके पास बैठ जाती, पानी का ग्लास बढ़ा देती या बस उसका हाथ थाम लेती। उसी खामोश सहारे में कार्तिक को सबसे ज्यादा सुकून मिलता। कावेरी जी ने बेटे की सेहत को अपनी पहली जिम्मेदारी बना लिया था। सुबह सुबह मंदिर जाकर मन्नत मांगना, फिर घर आकर पौष्टिक खाना बनाना। उनका पूरा दिन इसी में बीतने लगा। कई बार वे खुद थक जाती, लेकिन बेटे के चेहरे पर थोड़ा सा रंग लौटते देख उन्हें नई ताकत मिल जाती। वे कार्तिक को बचपन की बातें सुनाती, उसके स्कूल के किस्से, उसके शरारती दिनों की यादें, मानो बीते सालों की कड़वाहट को मीठी स्मृतियों से धो देना चाहती हूँ। कार्तिक उन बातों को सुनते हुए मुस्कुराता, लेकिन आंखों में नमी छुपी रहती। धीरे धीरे दीपिका ने घर के बाहर की दुनिया से भी कार्तिक को जोड़ना शुरू किया। पहले पहल वो उसके साथ शाम की सैर पर जाने लगी। सड़क के किनारे चलते हुए कार्तिक को लोगों की आवाजें, बच्चों की हंसी, दुकानों की रोशनी, सब कुछ नया सा लगता। कई बार वो अचानक रुक जाता, जैसे भीड़ से डर गया हो। दीपिका उसका हाथ और कसकर पकड़ लेती और कहती, मैं यहीं पर हूँ। वही शब्द उसके लिए ढाल बन जाते। हर कदम के साथ वो थोड़ा थोड़ा सामान्य होने लगा। इसी बीच घर की आर्थिक स्थिति की चिंता भी सिर उठाने लगी। 8 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। कार्तिक काम करने को बेचैन था, लेकिन शरीर और मन दोनों अभी पूरी तरह तैयार नहीं थे। दीपिका ने समझदारी से काम लिया। उसने घर से जुड़ा छोटा सा काम शुरू किया और कार्तिक को बिना दबाव के समय दिया। कावेरी जी को यह देखकर गर्व भी हुआ और दुख भी।
गर्व बहू की समझदारी पर और दुख बेटे की हालत पर, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अब कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सहारा होगा। रात को अक्सर तीनों एक साथ बैठकर चाय पीते। बातों में भविष्य की हल्की हल्की झलक आने लगी थी। जब कार्तिक ठीक हो जाएगा थोड़ा काम शुरू करेंगे, घर में फिर से त्योहार मनाएंगे। ये बातें सपने जैसी थी, लेकिन सपनों ने ही तो उन्हें इतने सालों तक जिंदा रखा था। कार्तिक ने एक रात दीपिका से कहा, मैं टूट गया था लेकिन तुमने मुझे बिखरने नहीं दिया। दीपिका ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, अब हमें मिलकर खुद को फिर से बनाना है। समय ने जैसे घर की दीवारों पर जमी उदासी को धीरे धीरे धोना शुरू कर दिया था। कार्तिक की सेहत में अब थोड़ा सुधार दिखने लगा था। सुबह उठकर वो खुद आंगन में झाड़ू लगाने लगा। कभी कावेरी जी के साथ सब्जी काटने बैठ जाता तो कभी दीपिका के काम में हाथ बटाता। ये छोटे छोटे काम उसके लिए बड़ी जीत थे। हर काम उसे ये एहसास दिलाता कि वो फिर से जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। कावेरी जी उसे यूं सक्रिय देखकर मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती। एक दिन कार्तिक ने खुद पहल की। उसने दीपिका से कहा कि वो बाहर जाकर काम ढूंढना चाहता है, पूरे समय का नहीं, बस थोड़ा सा, ताकि आत्मविश्वास लौट सके। दीपिका ने मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाया। वो जानती थी कि ये फैसला कार्तिक के लिए कितना बड़ा है। अगले कुछ दिनों में उसने पुराने संपर्कों से बात की और आखिरकार एक छोटी सी रसोई में काम का मौका मिल गया। जब कार्तिक पहले दिन काम से लौटा तो उसकी आंखों में थकान के साथ संतोष भी था। उसने कहा, आज लगा कि मैं बेकार नहीं हूँ। ये सुनकर दीपिका की आंखें भर आई। सुख के आंसुओं से घर में भी धीरे धीरे खुशियाँ लौटने लगी। कावेरी जी ने कई साल बाद पहली बार किसी त्योहार की तैयारी की। घर को साफ किया गया, दिए खरीदे गए और मिठाइयों की खुशबू से रसोई भर गई। दीपिका ने देखा कि कार्तिक के दिए जलाते हुए हाथ कांप नहीं रहे थे। वो स्थिर था और मुस्कुरा रहा था। उस पल उसे यकीन हो गया कि बीते डर अब पीछे छूटने लगे हैं। रात को तीनों ने साथ बैठकर पूजा की। शब्द कम थे, भावनाएं गहरी। कार्तिक ने अब अपने अतीत को छुपाना बंद कर दिया था। कभी कभी वो खुद ही उन दिनों के बारे में बात करता, डर और शर्म के बिना। दीपिका और कावेरी जी ध्यान से सुनती, बीच में रोकती नहीं थी। ये संवाद उसे और मजबूत बना रहा था। उसे समझ आने लगा था कि जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि यादों के साथ जीना सीखना है। इसी बीच एक दिन वो बुजुर्ग जिसने दुबई में उसकी मदद की थी, उसका फोन आया। कार्तिक ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। उस कॉल के बाद वो देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने दीपिका से कहा, अगर उस दिन कोई मेरा हाथ ना पकड़ता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। दीपिका ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, अब हम किसी और का हाथ पकड़ेंगे जो फंसा होगा। उस पल दोनों ने तय किया कि वे अपने अनुभव से किसी की मदद जरूर करेंगे। सुबह की धूप जब आंगन में उतरी तो ऐसा लगा मानो वो भी इस घर की बदली हुई फिजा को महसूस कर रही हो। कार्तिक अब पहले जैसा नहीं रहा था, ना वो डरा हुआ इंसान, ना वो टूटा हुआ साया। उसकी चाल में स्थिरता, आंखों में आत्मसम्मान की चमक थी। रसोई में काम करते हुए उसे अब थकान कम और संतोष ज्यादा मिलता था। हर शाम जब वो घर लौटता तो कावेरी जी दरवाजे पर ही उसकी राह देखती, वैसे ही जैसे बरसों पहले देखा करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उनकी आंखों में डर नहीं, दुआएं थी। दीपिका ने भी नए सिरे से जीना सीख लिया था। 8 सालों की प्रतीक्षा ने उसे मजबूत बना दिया था। अब वो सिर्फ सहने वाली नहीं, संभालने वाली बन चुकी थी। उसने घर और काम के बीच संतुलन बिठाया और सबसे बढ़कर कार्तिक को बिना दबाव दिए आगे बढ़ने दिया। दोनों के बीच अब शब्दों से ज्यादा समझ थी। कभी कभी चुप्पी भी संवाद बन जाती, वो चुप्पी जिसमें भरोसा था, सुकून था। एक दिन कावेरी जी ने घर में छोटी सी पूजा रखी। बरसों बाद रिश्तेदार आए, इस बार सवालों के साथ नहीं, शुभकामनाओं के साथ। मिठाइयाँ बांटी गई, हंसी गूंजी और किसी ने कहा, लगता है घर में सचमुच खुशियाँ लौट आई हैं। कार्तिक ने माँ और दीपिका की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत, सारा संघर्ष इसी एक वाक्य में सिमट आया हो।
रात को तीनों छत पर बैठे। आसमान में तारे थे उतने ही जितने कभी दीपिका ने गिने थे कार्तिक की याद में। कावेरी जी ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, अब पीछे मत देखना। कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पीछे देखा है तभी आगे की कीमत समझ आई है। दीपिका ने दोनों के हाथ अपने हाथों में लिए। उस स्पर्श में वादा था कि अब ये साथ कभी नहीं छूटेगा। कार्तिक की वापसी के बाद घर में स्थिरता तो लौट आई थी, लेकिन जीवन जैसे अभी भी किसी गहरे इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। दीपिका के चेहरे पर अब अक्सर थकान रहने लगी थी, कभी चक्कर आना, कभी जी मिचलाना। शुरू में उसने इसे कमजोरी समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन एक सुबह जब वो पूजा के लिए झुकी तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कावेरी जी ने घबराकर उसे संभाला। डॉक्टर के पास जाने पर जो सच सामने आया उसने घर की हवा बदल दी। दीपिका मां बनने वाली थी। ये खबर सुनकर कार्तिक की आंखें भर आई। उसने भगवान का नाम लेकर दीपिका का माथा चूम लिया। कावेरी जी ने बहू को गले लगाते हुए कहा, मेरे घर में फिर से किलकारी गूंजेगी। लेकिन खुशी के साथ साथ डर भी था। 8 सालों का तनाव, कार्तिक की टूटी सेहत और दीपिका की कमजोरी। डॉक्टर ने साफ कहा कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, बहुत सावधानी रखनी होगी। दिन बीतने लगे। दीपिका ने अपने भीतर पलती जिंदगी को हर सांस के साथ महसूस किया। कभी कभी वो अकेले बैठकर अपने पेट पर हाथ रखती और फुसफुसाती, तू मजबूत है ना मेरी तरह। कार्तिक उसके हर कदम पर नजर रखने लगा। वो रात को जागकर दवाइयों का समय याद रखता, खुद खाना बनाता और दीपिका को हंसाने की कोशिश करता। कावेरी जी ने घर को मंदिर बना दिया। हर सुबह आरती, हर शाम दुआ, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। 5वें महीने में अचानक दीपिका को तेज दर्द उठा। अस्पताल की भागदौड़ शुरू हो गई। डॉक्टरों के चेहरे गंभीर थे। कई घंटे बीते। हर मिनट कार्तिक की धड़कनों पर भारी पड़ता। उसने अस्पताल के गलियारे में बैठकर पहली बार फूट फूट कर रोया, भगवान बहुत कुछ सह लिया, अब इसे और सजा मत देना। कावेरी जी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। हिम्मत रख बेटा, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। दीपिका ने बिस्तर पर लेटे लेटे भी हार नहीं मानी। दर्द के बीच भी उसके मन में एक ही नाम गूंजता, कार्तिक। वो सोचती, अगर मैं टूट गई तो ये घर फिर से बिखर जाएगा। डॉक्टरों की सख्त हिदायतों के साथ वो घर लौटी तो पूरा माहौल बदल गया। हर आवाज धीमी, हर कदम सावधान। दीपिका को ज्यादातर समय आराम करना पड़ता। कई बार उसे लगता वो बोझ बन गई है, लेकिन कार्तिक हर बार उसका हाथ थाम कर कहता, तुम हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। 8वां महीना आते आते हालात और नाजुक हो गए। एक रात अचानक दीपिका को तेज दर्द हुआ। बारिश हो रही थी, सड़कें फिसलन भरी थी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की तैयारी की। बाहर प्रतीक्षालय में बैठा कार्तिक अपनी सांसें गिन रहा था। हर सेकंड उसे परदेश की वो रात याद आ रही थी। डर, असहायता, लेकिन इस बार वो भाग नहीं सकता था। उसे यही रहकर सामना करना था। कावेरी जी ने मंदिर में दिया जलाया और आंखें बंद कर ली। उनके होंठ हिल रहे थे, बिना आवाज की प्रार्थना। समय जैसे ठहर गया। फिर अचानक भीतर से एक आवाज आई, नन्ही सी किलकारी। नर्स बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, बधाई हो, बेटी हुई है। उस पल कार्तिक की टांगें कांप गई। उसने दीवार का सहारा लिया और फर्श पर बैठ गया। आंसू रुक नहीं रहे थे। ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। कावेरी जी ने कांपते हाथों से मुंह ढका। मेरी पोती, और फूट फूट कर रो पड़ी। वर्षों की तपस्या, प्रतीक्षा और पीड़ा उस एक आवाज में घुल गई थी। थोड़ी देर बाद कार्तिक को अंदर जाने दिया गया। दीपिका सफेद चादर पर लेटी थी, कमजोर लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। उसने धीरे से कहा, हमारी बेटी। कार्तिक ने उसके हाथ चूम लिए। तुमने हमें जिंदगी दे दी। नन्ही बच्ची की उंगलियां कार्तिक की उंगली से लिपट गईं। वो स्पर्श ऐसा था जिसने उसके भीतर के सारे डर धो दिए। घर लौटने पर माहौल बदल चुका था। आंगन में रंगोली सजी, दिए जले। कावेरी जी ने पोती को गोद में लेते हुए कहा, इस घर ने बहुत आंसू देखे हैं, अब सिर्फ मुस्कान देखेगा। दीपिका ने खिड़की से आती धूप में अपनी बेटी को निहारा। उसे लगा जैसे हर दर्द का अर्थ मिल गया हो।
कार्तिक और दीपिका की दुनिया ही बदल गई। जहां कभी आंखों में आंसू दिखाई देते, आज वहां चमक दिखाई दे रही थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।